बोल रहे हैं, क्यों डोल रहे हैं? विदेशी लोग अपने 40% जनता देश की झंडे उठाई डोलती है। सही बात। क्या मतलब है साहब, किसी के समझ में नहीं आ रहा। टाइम, वो ये कहते हैं टाइम इज मनी। जो भी बाहर झाड़ रनी डोंकला, जो भी फसल अवशेष जिसको बोलते हैं, वो सब उसमें डालने चाहिए बजाय जलाने की। हाँ, और उसमें पानी छिड़कते रहो, अपने आप गलता रहेगा और खाद बनता है। क्वालिटी फूड का जमाना धीरे धीरे बढ़ रहा है वापस। क्योंकि जो बीमार हो लिए ना, जिनको पैसे से कोई इलाज नहीं हो सकता, वो खान पान से। उनकी वैरायटी में तो बिजनेसमैन है, वो रेवेन्यू ज़्यादा देते हैं और वो उनको ही वो सरकार सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है। किसानों को तो ये समझो कि आधा पैसा भी कुछ नहीं मिलता, इसलिए क्योंकि उनकी प्रायोरिटी में किसान नहीं है। मुख्य बात यह है कि प्रायोरिटी में जब किसान है ही नहीं तो वो क्यों ही करेगी। ये पॉलीटनल ड्रायर है, नेचुरल है, रनिंग कॉस्ट 0 है इसकी। तो नमस्कार, राम राम सभी साथियों को, सभी देखने वालों को। आपाधापी का दौर चल रहा है, चीज़ें वक्त के साथ बहुत तेज़ी से बदल रही हैं और इस दौड़ में कई बार ये होता है कि हम बहुत सी अच्छी चीज़ों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं। एक किसान का अपना धर्म जो था वो किसानी था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि किसान कहीं ना कहीं, किसान का मोह भंग, अपनी जो उसका स्वरोजगार रहा है हमेशा से किसानी, उससे कहीं ना कहीं वो अपने आप को दूर लेके जा रहा है। इसी बीच हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी परंपरा को बनाए रखते हैं, भले ही आधुनिक दौर आ गया हो, आधुनिकता को भी उन्होंने शामिल किया हो, लेकिन वो अपनी परंपरा को बनाए रखे हुए हैं। तो आज जिस शख्सियत के सामने, जिनके साथ में हम बैठे हैं, वो हैं कैलाश जी चौधरी। और हमारे क्षेत्र में यहाँ कोटपुतली के आसपास अगर खेती में नवाचारों को इंक्लूड करके सबसे ज़्यादा कोई काम कर रहा है तो अभी तक मेरी नज़र में वो कैलाश जी हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं। राम राम साहब। राम राम, सभी किसान भाइयों को राम राम। तो कैलाश जी, सबसे पहले बताइए कि कैसी तबीयत है, कैसे हो आप? नहीं, बढ़िया, मेरी 76 ईयर ओल्ड हूँ मैं। बाकी अच्छा, मैं बताऊँगा, जब हम मिले थे मुझे लगा नहीं था, मैं 65 के समथिंग मान के चल रहा था। बाकी तबीयत ठीक है और मेहनत करते हैं, उसी का परिणाम है। सही बात। तो सबसे पहले ये विचार कैसे आया कि हम मतलब खेती में ही कुछ नई चीज़ों को इंक्लूड करके इस तरीके से पूरा बनाएं, एक तरीके से कहें कि एक पूरा आपने मतलब बहुत बड़ा काम शुरू कर दिया है, एक कारोबार की तरह आपने शुरू कर दिया है क्या? एक पहले से ही खेती में कुछ नया करने का मेरे दिमाग में रहता था। तो हमने क्या है कि 85 से 90 तक हम गेहूं पे ज़्यादा जोर दिया पैदा करने में, लेकिन बिकने की परेशानी होती थी। कोटपुतली जो अपने सरकारी खरीद होती है उसमें, तो वहाँ मैंने एक बार अखबार में पढ़ा कि भाई कोई गणेश ब्रांड गेहूं जयपुर में हमारे यहाँ से 2 रुपये किलो ज़्यादा बिक रहा था। अच्छा। तो मैंने सोचा कि इसका कोई बीज नया होगा, कोई अलग तरह की किस्म होगी, तो मैं उसके एड्रेस पे चला गया। सांगानेर में उसका एड्रेस था। आबादी भी उस टाइम को बहुत ज़्यादा नहीं थी, शहर की भी। तो मैंने देखा कि वो गेहूं तो हमारे वाले ही थे जो मंडी से लाता था, लेकिन क्लीनिंग ग्रेडिंग करता था और जूट के कट्टे होते थे, वो 40 किलो के भर के और स्टेंसल लगा के वो बेचता था मार्केट में। अच्छा। तो हमने सोचा, हमारे पास भी थ्रेसर था, अगर भाई इसी गेहूं को हमने विचार किया कि अपन भी इसको थोड़ा सा दोबारा दऊ जिसको बोलते हैं साफ़ करने की, एक बार दोबारा थ्रेसर में डालें तो ये और साफ़ सुथरा हो जाएगा और इसमें बारीक या टूटा फूटा या ऐसा है वो निकल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ 4-5 दिन पलदार जैसा रह करके ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ सीखी। अच्छा। आकर के हमारे भी क्या है कि हम 4 भाई हैं, 80 बीघा पक्की ज़मीन थी, पानी भी ऊपर ही था उस टाइम। तो यह समझो
1100 मन तो गेहूं ही होता था, चना होता था, जौ होते थे। तो ये फसलें उस टाइम ज़्यादा करते थे। तो हमने क्या हुआ कि ट्रैक्टर था हमारे पास, तो मैं भी एक स्टेंसल वहाँ से चौधरी ब्रांड गेहूं के नाम से बनवा ली और गांव का नाम किरतपुरा कोटपुतली लिख दिया। और वो पहले गैरों के रंग से लाल से छपती थी। कट्टे भी मैं 500 वहाँ जयपुर से ले आया। तो ये ला करके हमने भी क्लीनिंग ग्रेडिंग की और अपने 100 कट्टे एक ट्रैक्टर में भर के हम ले गए जयपुर। हमने क्या तोला तो उसको 100-200 ग्राम 300 ग्राम तक फालतू हम उसमें डालते थे। अच्छा। और ये जयपुर के विद्याधर नगर भी बन रहा था, जवाहर नगर भी बन रहा था, नई नई कॉलोनियाँ उस टाइम डेवलप हो रही थी। तो हमने उधर जाके बेचना शुरू में। अच्छा, कॉलोनियों में? कॉलोनियों में। कि वो हमारा कंसेप्ट ये था कि डायरेक्ट कंज्यूमर को देना, तो बिचौला का जो भी मार्जिन है वो या तो उसको फायदा हो या हमें फायदा हो। सही। तो ये धीरे धीरे हमने वहाँ बताया कि भाई हम किसान हैं, हमारे ये फसल पैदा होती है, हम बिल्कुल कोई वो नहीं है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, साफ सुथरा भी है, वजन भी पूरा है आपका। तो लोगों ने धीरे 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 लेना शुरू कर दिया। तो हम 2-3 दिन में तैयार करते थे और एक दिन जाके बेच के आ जाते थे। वो सारा बिक जाता था? सारा बिक जाता था। जब थोड़ा सा एक सीज़न के बाद अगले सीज़न में हम गए तो और वो यानी माउथ टू माउथ जो प्रचार होता है ना, वो सबसे ज़्यादा कारगर होता है। तो वहाँ और कोई नया पड़ोसी आया, उसको भी उन्होंने बता दिया पहले वाले ग्राहकों ने। तो इस तरीके से वो व्यापार फैल हो गया। और वो हमसे फिर 20-20 किलो जो भी मांगने लगे, 10-10 किलो चना भी मांगने लगे। तो ये सारी चीज़ें हम लेके जाते थे और आराम से नगद पैसे लाते थे। 2 रुपये फालतू बिकता था यहाँ से, और हमें वो व्यापार करने की थोड़ी समझ पैदा हो गई। तो हमने 5-7-10 साल तक वो काम किया और लगातार उसमें क्या कि इलाके में भी ये हुआ कि भाई ये पैदा अच्छा करते हैं, पैसा भी 2 ज़्यादा कमाते हैं, और वहाँ शहर में भी ये हुआ कि भाई ये अच्छे किसान हैं, ईमानदारी से चीज़ें। तो आपको जयपुर जाना ही क्यों उचित लगा? यहाँ तो दिल्ली भी उतना ही है, तो दिल्ली साइड क्यों? दिल्ली क्या का अपने राजस्थान और हरियाणा दिल्ली में बहुत फ़र्क है। अच्छा। इधर तो एक तरह से भय लगता था हमें। अच्छा। आग भाई इधर जाएं, जयपुर जाते रहते थे। ये बात है। एक घर जैसा माहौल लगता था उधर, सही अभ्यास हो गया था हमें, इसलिए हम इधर नहीं गए। अच्छा। फिर क्या हुआ कि अपने केवीके खुला कोटपुतली में, तो मैं शुरू से कृषि विज्ञान केंद्र, तो मैं उससे शुरू से ही जुड़ गया था। तो इनके यहाँ 98 में एक योजना आई बागवानी बढ़ाने की। तो ये अच्छा, एक सवाल इस पे पहले आएगा। तो तब तक आप सिर्फ गेहूं पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे थे? जो चना जो अपने सीरियल क्रॉप जो होती है उसी पे जोर था हमारा। ठीक है। उसके बाद में, क्योंकि आज अगर आपको जाना जाता है तो वो आंवले की खेती के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। हाँ जी। मैंने बंद भी कर दिया था फिर। कोई नहीं। तो आंवले की खेती के तौर पर आपको विशेष रूप से जाना जाता है। ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? क्या हुआ कि कृषि विज्ञान केंद्र में बागवानी बढ़ाने के लिए कोई प्रोग्राम आया, तो इन्होंने आंवला मंगवाया कृषि विज्ञान केंद्र वालों ने। तो वो जो जागरूक किसान थे कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए, उनको 40-40 पेड़ आंवले के उन्होंने बांटना शुरू किया। तो चूँकि मैं ज़्यादा उनके संपर्क में था, और वो मेरे को 40 के बजाय 80 पेड़ दे दिए। अगर भाई आप लगाओ, आप इसको पाल लोगे। हमें भी खुशी हुई कि चलो काफ़ी ज़मीन है, इसमें एक नई फसल तैयार करें। तो ये सबके रुचि हुई उस चीज़ की, तो हमने भी उसको लगा दिया। तकरीबन 1 एकड़ में समझो वो लगाए हमने 80 पेड़। अच्छा। और हम ABCD नहीं जानते थे, तो उन्होंने हमें थोड़ा बताया कि भाई इसमें वो खड्डे खोदो, खाद गेरो, पेड़ लगा दिया हमने, पानी देते रहो। तो सबकी रुचि थी। हमने तारबंदी भी की। फिर भी नील गाय आती थी, परेशान करती थी, तो हमने वहीं सोना रहना चालू कर दिया। तो ये कौन से खेत थे यहीं पे या?
पीछे वाले खेत अच्छा, जो उस साइड में। उस साइड में। ठीक। तो वो क्या है कि चौथी साल उसमें फल आया। अच्छा उसमें कुछ पेड़ हमारे देसी भी हो गए थे, हमें तो पता नहीं था उसका देसी का भी। अच्छा। तो फल आया तो हमें खुशी हुई एक बार, चलो एक नई फसल आई है। तो हम छोटे भाई ने वो थोड़े कच्चे ही थे, हमें कच्चे पक्के का भी पता नहीं था। तो वो तो क्यों खुशी हो रही थी ना फल आने की। सही है। तो उसने एक कट्टा भर के मंडी में ले गया कोटपुतली में बेचने के लिए। तो वो आड़तिया बोला भाई आ तो तू लेट आया है, इसको रख जा, कल बेचेंगे इसको। तो वो रख के आ गया। अब वो 3-4 दिन तो गया नहीं छोटा भाई, वो खराब हो 3-4 दिन बाद गया तो वो बोले यार मैं तो भूल गया, वो तू कहाँ रख के गया था, उसको निकाल के बाहर ला। तो वो बाहर लेके आया तो उसमें फंगस लग गई, सफ़ेद फफूंद आ गई थी। तो उसने कहा यार ये तो ख़राब हो गए, इनको बाहर डाल। तो वो छोटा भाई बड़े बेमन से उनको बाहर डाल के आया। और यहाँ घर पे बिल्कुल गुस्सा हो गया यार ये अच्छी फसल वो ही 4 साल हो गए अपन को करते हुए, इसका 1 रुपया भी नहीं उठा। आने जाने का और कट्टा और लगा, ये खर्चा अलग है। इससे अच्छा अपन बेर बा लेते तो कम से कम खुद भी खा लेते, मंडी में भी बिक जाता। तो वो धीरे धीरे थोड़ी चर्चा फैली तो सब घर वाले भी इसके खिलाफ हो गए, अड़ोसी पड़ोसी और हंसी मजाक करने लगे। अब भाई ये छब्बे जी बन रहे थे, दुब्बे जी हो गए, इसमें चना इतना होता, सरसों ये होती, ज्ञान देने। तो वो 15-20 दिन तक दिमाग खराब कर दिया। नई चीज थी वो। तो हम भाई भी अलग अलग हो गए एक तरह से उस झगड़े में। तो मेरे को भी थोड़ा गुस्सा आ रहा था, तो मैं कृषि विज्ञान केंद्र गया। तो वहाँ जो इंचार्ज थे डॉक्टर जसवंत सिंह शेखावत, तो उनसे कहा सर आपने कौन सी फसल लगवा दी, हमारे तो 1 रुपए की नहीं बिक रही, और इसको उखाड़ें क्या करें ये बताओ, हमारे तो आपने बेइज्जती करा दी, हंसी करवा दी। तो उन्होंने कहा यार रुक, ये यूपी का एक साइंटिस्ट है, रामाश्रय था, डॉक्टर रामाश्रय, उसको बुलाया। उसने कहा यार तेरे ये आंवले यहाँ तो बिक ही नहीं रहे, क्या करें इसका। तो रामाश्रय ने कहा प्रतापगढ़ यूपी में छोटे छोटे गृह उद्योग हैं, कुटीर उद्योग, तो वहाँ ये आंवले के प्रोडक्ट बनाते हैं, ऑन रोड वो खोखा लगा के बेचते हैं। तो मैंने कहा वाह, हम तो प्रतापगढ़ भी नहीं जानते, कभी गए नहीं है। तो उसने बताया जोधपुर से एक ट्रेन चलती है, उसमें आप बैठ जाना, वहीं रेलवे स्टेशन पे ही धर्मशाला है, वहाँ रुक जाना, और एक नर्सरी वाले को नंबर दिया मेरे को कि इससे बात करना, मैं भी कह दूंगा, और वो आपको सारी चीज़ें दिखा देगा। ये 2002 की बातें हैं। तो मैं चला गया, क्योंकि मेरे को तो गुस्सा हो रहा था कि क्यों अपन ऐसा इसका कुछ न कुछ सफलता लें तब बात बैठे। वहाँ मैंने देखा तो गृह उद्योग, कुटीर उद्योग समझो, वो औरतें 2-3 बैठ के बनाती थी। उसमें मैंने देखा वो लड्डू बना रही थी, बर्फ़ी बना रही थी, मुरब्बा बना रही थी, आंवले की बर्फ़ी, हाँ लड्डू बर्फ़ी, और कैंडी भी बना रही थी, जूस भी बना रही थी। तो ये सब चीज़ें देखी, पैकिंग भी देखी उनकी, और मैं हफ्ता भर वहाँ रुका, और वो जो बेचते थे वो देखा किस रेट बेचते हैं, क्या बेचते हैं। तो ये सारा मैं उस नर्सरी वाले से कहा यार कोई मिस्त्री से बात करवा दे, इस साल तो हमारे थोड़े लगे आंवले, अगले साल हम कुछ बनाना चाहते हैं। तो उसने मेरे से बात करवा दी मिस्त्री से, बोला ये अगले साल तुम्हारे अक्टूबर 1 में आ जाएगा और तुम वहाँ बनवा लेना इससे। तो मैं आ गया वापस। तो अगले साल अक्टूबर 1 में वो मिस्त्री आ गया। तो हमने कच्चा छप्पर ही था हमारा घर के बगल में, उसमें वो जैसे भट्टी ज़मीन में खोदते हैं वैसे खोद ली, 5-4 भगुने लिया, एक कोई जो भी उसने परात लिया है एल्युमिनियम की, कुछ वो कड़छा उड़छा जो भी पलटने का वो ले आए, और हमने काम शुरू कर दिया। अच्छा, तो आपने वहाँ से सीखा और वही चीज़ यहाँ इम्प्लीमेंटेशन मिस्त्री को बुला करके। अच्छा। तो वो प्रोडक्ट बने, तो हमें क्या है कि अब बेचें उसको, तो बना के हमने खा के टेस्ट किया, हमें तो बहुत अच्छा लगा वो। तो हमने कोटपुतली एक रेडी वाले से बात की,
और उसको कहा कि भाई तेरे को रेडी सहित 1000 रुपये देंगे रोज़ के, तो हमारे प्रोडक्ट बेच दे। तो वो तैयार हो गया और वो लगा दी हमने पैकिंग करके, देख के जो भी हमें पैकिंग मिली। तो वो कोटपुतली में अचार तो ज़रूर बिका उसका, अच्छा, बाकी कोई वो प्रोडक्ट बिका नहीं। तो हमें फिर निराशा हुई कि भाई अपन ने बना भी लिया और अब ये बेचने की समस्या। तो मैं जयपुर गया पंत भवन, और पंत भवन में जाके जो बड़े अधिकारी थे, जिसमें श्री राजीव महर्षि जी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, और कमिश्नर एग्रीकल्चर, उनकी मीटिंग हो रही थी। लंच में मैं लड्डू लेके गया था आंवले के, तो मैंने उनको लंच में मिला और वो लड्डू खिलाए और मैंने बताया कि मैं किसान हूँ, हमने आंवले बोए थे और ये प्रतापगढ़ से लाके मिस्त्री इसका ये प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, लेकिन हमारे तो वहाँ बिकते ही नहीं है, क्या करें। तो वो बहुत पॉजिटिव अफसर थे। उन्होंने कहा तू यार एक काम कर, इसे पंत भवन में ग्राउंड फ्लोर पर स्टॉल लगा ले, यहाँ 300-400 तो अधिकारी कर्मचारी आते हैं, 500-400 पूरे प्रदेश से किसान भी आते रहते हैं, क्यों डायरेक्टरेट है वो पंत कृषि भवन। तो उन्होंने कमिश्नर को कहा भाई इनकी हेल्प करो, ये किसान ने इतना बड़ा रिस्क लिया है तो इसको आगे बढ़ाओ। तो उनको कहा भाई आप एक बड़ी टेबल लगवा देना, 2 कुर्सी, एक 4th क्लास दे देना और इनकी हेल्प करवाना। तो वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मार्केटिंग का। तो हमने एक वो ले ली वैन, मारुति वैन, और वो हम 3-4 दिन में जो भी बनाते थे वो वहाँ ले जा करके हमारे लंच में बिक जाता था, और जो हम कहते थे वही पैसा देता था अगला, को उधार का क्यों नहीं, हमें एक्चुअल पता था, नहीं खरीदने वाले को पता था क्या है क्या नहीं है। तो ये धीरे धीरे हमारा काम, क्यों ज़्यादा आंवले तो नहीं था, लेकिन वो हमने शुरू कर दिया। फिर 2004 में भी हमने यही किया, और 4 में थोड़ा बड़ा काम किया। तो उन्होंने कहा कि यार तुम ये बाहर जो रोड है पंत भवन के, इस पे स्टॉल लगाओ आप, क्योंकि इसके बगल में एक तो हाई कोर्ट के आ जाते हैं वकील लंच टाइम में, वन विभाग का ऑफिस था, वन भवन उसके भी आ जाते हैं, उससे आगे थोड़ा ये SBBJ का था हेड ऑफिस, तो उसके भी आ जाते हैं। तो ऐसे उस वो गली धीरे धीरे हमारा पूरा प्रचार हो गया उसमें। तो हमारे तो घंटे 1.5 घंटे में जो भी ले जाते सब बिक जाता। तो वहाँ से हम ये कहें कि एक शुरुआत हो गई पॉजिटिव वे में। पॉजिटिव वे। फिर घर वालों का रिएक्शन क्या था? वो तो कह रहे हैं बाबा ये थोड़े दिन बिकेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो लेकिन आप लगे रहे। हम लगे रहे, हमने नहीं सुनी किसी की भी। तो 2004 में वो अधिकारी ने कहा कि यार तू थोड़ा सा ठीक कर ले, क्योंकि उस टाइम हमें लाइसेंस का भी पता नहीं था क्या लें क्या नहीं लें। तो FPO होता था उसमें, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, तो वो लिया हमने, और उसके 2 कमरे बनाया, एक हॉल बनाया, बाउंड्री, लेटरिन, बाथरूम ये किया। तो वो राजीव महर्षि जी आए उद्घाटन करने उसको, तो सारे अधिकारियों को बुलाए, प्रेस को लाए, और किसानों को मैंने इकट्ठा किया, और मेरे छोटे से काम का ही उन्होंने उद्घाटन करके गए। और उन्होंने सबको कहा कि भाई सब इसका प्रचार करो, ये नई चीज़ है अपने स्टेट के लिए, किसान वैल्यू एडिशन में जा रहा है, तो इसकी हेल्प करो सब। तो वो हमारा मनोबल बढ़ा बहुत मनोबल। और दिसंबर 2004 में उन्होंने बताया कि एक चंडीगढ़ में एग्रोटेक मेला लगता है इंटरनेशनल, 3 साल में एक बार लगता है वो। अच्छा। तो वो लोग वहाँ चलेंगे और तेरा देख पूरा प्रचार प्रसार करके आएंगे। बोला तू काफ़ी बना ले माल। तो मैंने 10 दिसंबर से पहले तो वहीं बेचा जयपुर ले जाके, बाकी मैं स्टॉक कर लिया। उन्होंने एक 407 भेजी, बैनर बनाया, तो लेबल अच्छा। बनाया, और वहाँ जाके हमने 3 दिन का मेला लगता है वो, तो पूरे स्टेट का नाम और एक हमारे प्रोडक्ट का पूरे मेले में वो था प्रचार, चर्चा। तो ये जो उस टाइम तक कितने पेड़ थे अपने पास? उस टाइम हमने 80 पेड़ तो थे ही हमारे पास ऑलरेडी। हाँ। और फिर जब हमारा चला तो हमने 5 में लगाना और शुरू कर दिया। अच्छा। फिर उसके जब बाद हमें लगा कि हाँ इस खेती भी अच्छी होती है, इसकी वैल्यू एडिशन से 1 का 3 गुना पैसा हो जाता है, रोजगार मिलता है, तो फिर हमने धीरे धीरे बढ़ा लिया इन चीज़ों को। अच्छा। उसके बाद में कितने पेड़ और लगाए आपने?
आज की तारीख में 1000 पेड़ है हमारे। 80 से 1000 पेड़। तो शुरुआत आपकी 80 पेड़ों से हुई थी और आज आंवले के 1000 पेड़ है। 200 पेड़ बील पत्र के हैं। 200 बील पत्र के भी। हाँ, जो हमने बाउंड्री पे लगा रखे हैं। तो उनसे भी आप वही जूस का और बील पत्र के हम मुरब्बा और कैंडी बनाते हैं, 2 ही प्रोडक्ट। एक पाउडर बनाते हैं सुखा के, जैसे पाउडर भी बनाते हैं। तो उनको भी हम देखेंगे किस तरीके से। ठीक है, वो शुरुआत हुई। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइए आप कि ये जो हाथ में आंवला है, ये देसी है या ये बाहर की नस्ल है? मतलब कैसे पता लगे कि ये कहाँ का? देखिए, अपने देश में आंवला की शुरुआत यूपी से हुई है। वहाँ नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय है कुमारगंज, अयोध्या के पास में। अच्छा। उन्होंने ये जो आंवले की वैरायटियाँ निकाली, बेलपत्र की वैरायटियाँ निकाली, हाइब्रिड वैरायटियाँ। अपने देश में ये नहीं था कभी? नहीं, आंवला था, लेकिन पहले बनारसी आंवला, देसी टाइप था पहले आंवला। तो उसका मतलब क्या फ़र्क है? कैसे पता लगे कि ये देसी है? ये देसी, आप ये सोचिए, अगर देसी छोटी साइज़ का होता है, जैसे कम ये फल, हाँ, कम फल आता है। अच्छा, फल भी कम आता है? हाँ। जिस तरीके से हम यहाँ देखेंगे ऐसे फल नहीं आएगा ना, जैसे जिन पेड़ों पे आपने नहीं तोड़ा है। हाँ, और जल्दी फल हाइब्रिड के ही आता है। अब तो तीसरे अच्छा। अच्छी केयर करे तो तीसरे साल शुरुआत हो जाती है आने में। लेकिन ठीक है, क्वांटिटी की बात है, तो हाँ। क्वांटिटी अच्छी बनती है हाइब्रिड में। हाँ, क्वालिटी का कैसे पता लगे? नहीं, क्वालिटी का तो आप जब बनाओगे ना, तब अपने आप पता लग जाता है कि इस वैरायटी का ये बनता है बढ़िया, इस वैरायटी का ये बनता है। जैसे मेरा कहने का मतलब इसमें ये है, चलो इस पे भी हम आएंगे। इससे पहले एक टेक्निकल फार्मिंग और एक जैविक खेती, हाँ, ये 2 टर्मिनोलॉजी है, इन पे हम शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा हमें ये बताइए कि ये भी सुना कि आपने बाहर जाके भी कुछ तरीके सीखे, इजराइल या शायद कौन से? नहीं, मैं बताऊँ, हमने क्या हुआ कि 2005 में पूसा में एक हॉर्टिकल्चर एक्सपो लगा ऑल इंडिया का। हाँ। तो उसमें मुझे भी ले गए हॉर्टिकल्चर वाले, हम प्रोडक्ट ले गए। तो वहाँ, क्योंकि चंडीगढ़ में भी स्टेट का अवार्ड मतलब अच्छा। मेरे को मिला था, चंडीगढ़ में भी स्टेट अवार्ड मिला था। मतलब राजस्थान को समझो ना, वो मेरे को मिला था स्टेट अच्छा, के लिए जो अवार्ड समझ मिला, गया, जो समझ गया। आपने रिप्रेजेंट किया था। हाँ, अपनी तरफ से वो, हाँ, ठीक है। तो वो क्या है कि मेरे को बुलाया था वहाँ स्टेज पे, और 2-3 और अधिकारी थे, हमें वो मिला था वो अवार्ड। अच्छा। क्योंकि वो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर था, CII लगाती है वो ट्रेड फेयर। अच्छा। तो उसका बहुत बड़ा प्रचार हुआ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, अखबारों में, इंग्लिश पेपरों में बहुत बड़ा आर्टिकल आए मेरे 2004 में। तो एक व्हील पावर बढ़ता है इन चीज़ों से। हाँ, बिल्कुल बढ़ता है, सही है। फिर क्या हुआ कि 2005 में हम जब गए ICR में एक्सपो में, तो वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी भारत सरकार एग्रीकल्चर की, उसने मेरे को ये पूछा, यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप ये बताओ आपको क्या दिक्कत है? मगर मैडम, हमें दिक्कत ये है कि हमें पता नहीं हम अच्छा कर रहे हैं कि पूरा कर रहे हैं कि हाँ, ये पता हमारी पैकिंग अच्छी है कि नहीं है, हमें टेक्निकल ज्ञान नहीं है। तो कहे, यार ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, तो तुम्हें टेक्निकल नॉलेज दिलाते हैं। तो वो जो ICR का DG था, डॉक्टर मंगला राय, उसको बुलाया उन्होंने, और उन्होंने कहा ICR में ये कौन सा सेंटर काम कर रहा है आंवले पे? तो उन्होंने बताया एक सीफेट है लुधियाना में, वो कर रही है। तो बोला, उसको, उसके डायरेक्टर को बुलाया, तो उन्होंने कहा हमने तो अभी मशीन खरीद रहे हैं, शुरू नहीं किया। तो वो मैडम ने उनको बहुत ज़ोर से धमकाया, अरे किसान ने शुरू कर दिया अपने खेत में, और आप लोग अभी इंतजार में बैठे, जाओ इनके यहाँ, और इनके यहाँ तुम भी सीखो और इनको भी सिखाओ, सारे टेस्ट वहीं करो। अच्छा। मैंने कहा मैडम ये पैसा मांगेगा? तो बोला नहीं, आपको फ्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। और वो DG को कहा अभी एग्रीमेंट बना के लाओ और मेरे सामने साइन करो, और इनको 5 साल तक टेक्नोलॉजी दो। अच्छा। तो वो एग्रीमेंट बन के आ गया। एक मैंने साइन किया, एक वो सीफेड के डायरेक्टर ने किया, और DG बीच में किया, उसने ये जमानत। अच्छा, तो वहाँ से वो लोग हाँ, वो यहाँ आते थे, धर्मशाला में रुकते थे। अच्छा। दिन भर हमारे यहाँ रिसर्च करते थे, भाई जूस में कितने वो न्यूट्रिशन होना चाहिए, कितना ये होना चाहिए, प्रिजर्वेशन क्या होना चाहिए, मुरब्बे में शुगर कितनी होनी चाहिए, और पैकिंग क्या होनी चाहिए, फूड ग्रेड कौन सी है, कौन सी सेल्फ लाइफ ज़्यादा, ये सारी चीज़ें हमें वो बताते रहे।
और हमारे रुचि से हम सीखते रहे, क्योंकि मार्केट था हमारे पास। तो ये दरअसल पहले तो आप परंपरागत तरीके से ही कर रहे थे, भले ही वो इन्वेंशन तो अलग था हाँ, कि आंवले पे काम किया, बाकी लेकिन तरीका वही था। तरीका जो मिस्त्री बताता था हमें यूपी वाला, हम तो उसी को उसी सही तरीके मानते से करते थे। थे। ठीक है, तो अभी जो मेरे हाथ में ये आंवला है ये हाइब्रिड ही है। हाँ, और आज हम जितना भी खा रहे हैं वो सारा कहीं ना कहीं हाइब्रिड नहीं देसी भी है। अच्छा, देसी है। जो अपन बाग लगाते हैं ना, उसमें उनका ये कहना था अगर 3-4% बीच बीच में देसी होना चाहिए। अच्छा, जिससे क्या है कि एक तो परागण ज्यादा होता है आपस में, क्रॉस ब्रीडिंग पॉल्यूशन का, क्रॉस पॉलिनेशन, और बोला फल भी मोटा आएगा। देसी में भी नहीं, हाइब्रिड में। हाँ, अच्छा, और ज़्यादा लगेगा। तो मैंने 3-4% देसी भी लगा रखे हैं बाग में। तो आप बताना हमें, हाँ, कि बिल्कुल, पहचान हो कि बिल्कुल, देसी कौन सा है। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद में टेक्निकल फार्मिंग की बातें आ गई कि ग्रेडिंग के हिसाब से। फिर वो उन्होंने मशीन बताई हमें, सीफेट वालों ने। अच्छा, अब भाई मैकेनाइज में जाओ तो कैसे, क्या क्या मशीन कैसे होनी चाहिए, कुछ आइडिया दिया। कुछ हमने महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी उदयपुर गए, वहाँ उन्होंने एक वो मशीनरी सेक्शन अलग होता है, अच्छा, उसमें कई चीज़ें उन्होंने कर रखी थी। फिर हमने डिस्कस की, सीफेट ने डिस्कस की, फिर हमें मशीन बनवा के दी। फिर हमें ये सोलर ड्रायर दिए सुखाने के लिए, वो भी महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ने दिए। अच्छा, उन्हीं की तरफ से नाबार्ड ने फंडिंग किया उसका। अच्छा, फंड नाबार्ड से हुआ है। हाँ, अच्छा, हमने कुछ नहीं दिया, नहीं एक पैसा हमें लग गया। ठीक है, अब आप थोड़ा सा प्रोसेसिंग का हमें थोड़ा बताओ। ठीक है, वहाँ वीडियो हम बनाएंगे इसका, बट एक बार कि कहाँ से जैसे आपने आंवला तोड़ा, हाँ, वहाँ से लेके वो अलग अलग चीज़ें बनती है कि कैंडी भी बन गई है, आप बता रहे हो कि लड्डू भी बनता है उसका। नहीं, अभी नहीं बनाते हम लड्डू। अच्छा, लड्डू नहीं बनाते वो अभी, कैंडी पहले हम बनाते थे। फिर जितने फास्ट मार्केटिंग प्रोडक्ट है उन पे फोकस किया। एक तो जैविक खेती पे हम बात करते हैं कि उस दिन भी हमारी चर्चा इस पे हुई थी, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइए। देखो, जैविक खेती भी एक नया कंसेप्ट था, क्योंकि रासायनिक खेती के दुष्परिणाम जमीन में आने लग गए थे। एक तो पैदावार कम होती थी, खाद ज़्यादा दो, तब हर साल खाद की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती थी, और पैदावार भी ज़्यादा बढ़ती नहीं थी, पानी ज़्यादा लगता था, ज़मीन हार्ड हो गई, यानी कई दुष्परिणाम आने लग गए थे। मैं BBC सुनता था उस पे रेडियो पे, तो एक उन्होंने प्रोग्राम डाला था जो अपने गेहूं जहाँ वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होते हैं, अगर भाई ये रासायनिक खेती के क्या दुष्परिणाम हैं, ये 94-95 बातें हैं। अच्छा, तो मैं वो मेरे शौक हो गया, मैं सुनने लग गया उसको, एपिसोड की तरह पार्ट आता था डेली। तो मैंने ये देखा कि वहाँ भी जब पहले जैसे 50 HP का ट्रैक्टर चलता है, तो वो 75 हुआ, 100 HP का, क्यों ज़मीन हार्ड हो गई, पानी ज़्यादा लगने लग गया, खाद की मात्रा ज़्यादा, और पैदावार ज़्यादा बढ़ी नहीं उससे। तो वो दुष्परिणाम पर गौर वो विदेशी लोग करना शुरू कर दिया था, और उन्होंने ये पाया कि भाई जितना ऑर्गेनिक मैटर अपन ज़मीन से लेते हैं, जब मान लो कि गेहूँ बाया ओडेड होगा, तो क्यों जमीन से ले रही है, सही तो है को ना, बाई के दियो आप ऑर्गेनिक मैटर तो कुछ दियो को ना। ये जो गैप हुआ, वो खजाना जो जमीन में इतने वर्षों का जो खाली थे, जो न्यूट्रिशन था, वो तो खत्म हो गया। अब अपन बायोमास कुछ डाल नहीं रहे, नहीं तो गोबर का खाद डाल रहे हैं, नहीं हरी खाद कर रहे हैं, नहीं ये घास फूस को भी जलाने लग गए। मतलब ये नहीं कि उसी में मिला दे, अब उसको भी जला के धुएं में उड़ा दिया। तो ये धीरे धीरे अपने भी यहाँ 96-97 में जयपुर में एक मुरार का फाउंडेशन बनी। अच्छा, जो जैविक खेती पे काम करती थी, तो मैं उससे जुड़ गया। अच्छा। तो मुझे तो नया नया हर चीज़ में शौक भी था। तो वो कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट करना सिखाते थे। अच्छा, तो मैंने भी वही ये समझो 97-98 में यहाँ वर्मी कंपोस्ट भी शुरू कर दी, कंपोस्ट भी शुरू कर दिया। तभी से तब तक तो लोगों की समझ भी नहीं थी इस चीज़। हाँ, को जानता भी नहीं था। मैं आपको बताऊँ, सब बेवकूफ़ बताते थे कि क्या कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। और जब एपिडा ने कानून कायदे बनाए, वो सर्टिफिकेशन चालू हुआ, तो मैंने सन 2000 में सबसे पहले एक कंपनी खुली सर्टिफिकेशन के लिए, SGS गुड़गांव में। अच्छा। तो मैंने उसमें अपना नाम लिखा दिया।
भाई किसान है, हमारा कुछ करो, हमें भी सीखो और सिखाओ, आप तो ट्रेंड आदमी हो। तो वो उसी 2004 में मेरे को सर्टिफिकेट मिल गया ऑर्गेनिक फार्मिंग का, 2004 में। हाँ, और वो आता कंटिन्यू हम कराते रहते हैं हर साल, 20 साल। ठीक है, तो जैविक खेती के बारे में आपने बताया, तो मैं भी दर्शकों को यही बात कहूँगा कि हम आज भी खाद की दौड़ में लगे हुए हैं कि जितना यूरिया डाल सकते हैं डालें। आप इनसे सीख सकते हो, इनसे ज़्यादा खेती तो मुझे लगता भी नहीं है आपसे ज़्यादा कोई खेती कर भी रहा होगा पूरा तन मन लगा के। आप ये और देखिए, जैसे कोई पशु दूध नहीं देता है तो उसके इंजेक्शन लगाते हैं, वो सेम धरती माता के साथ कर रहा है किसान। वो कितना पेनफुल प्रोसेस होता है। आप ये देखिए कि ये एक दिन बंजर हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं उगे, घास नहीं उगेगा, घास नहीं उगेगा, जैसे कि परमाणु बम डाल दिया। हाँ, नहीं, पेस्टिसाइड जो यूज कर रहे हैं ना, विशेषकर ये घास जलाने का, ये सबसे खतरनाक है। ये अपनी रिसर्च है, अभी ये तो 10-15 साल हो गए रिसर्च आते कि भाई माँ के दूध में भी वो आ गया इसके रेड्यूज केमिकल के, तो क्या बच गया। अब उसमें ये हो गया है ना कि जैसे भैंस का दूध हम पीते हैं, हाँ, हमने भैंस को भी वही पेस्टिसाइड वही सब चीजें खिलाई तो वो आना ही है, हम खाएंगे उसको। माँ के दूध में बता रहा हूँ मैं, तो वो भी आना वही खा रहे हैं अपन। बताओ, इसके इतनी जितनी भयंकर बीमारियां ये जो आजकल चल रही है, ये इसके केमिकल रेड्यूस के जो बीमारियां ऐसी है जिनका कहीं कोई इलाज नहीं है। आप ये देखिए, शुगर हो जाए तो कोई इलाज नहीं है, कंट्रोल ही होगी बड़ी मुश्किल से। कैंसर हो गया, बीपी हो गया, कैंसर हो गया, माइग्रेन हो गया, एसिडिटी हो गया, 10-15 तरह की ऐसी बीमारियां हो गई जो सिर्फ केमिकल रेड्यूस की है, और किसान के समझ में नहीं आ रही। उसको मेहनत के नाम से ही चिढ़ है। उसको मेन जो इसका रीजन है, ये कारण तो यही है कि वो मेहनत नहीं करना चाहता। और आज हम देख रहे हैं कि जितने भी किसान अपने खेतों को बेच रहे हैं, अच्छे भाव देख के ज़मीन के वो निकाल रहे हैं, शायद यही एक कारण है इसमें। ये भी कारण है। दूसरा, अपने देश में बहुत मोटी समस्या है, कोई काम करके राजी नहीं। हमें 17 में राज्य सरकार ने इजराइल भेजा था। 17 में भेजा था? हाँ, 17। 18 दिन का टूर था, तो उसमें 5-6 किसान गए, कुछ अधिकारी गए, कुछ और गए। तो मेरा जो, क्योंकि मैं माइक्रो इरिगेशन में करता हूँ, इजराइल वाली टेक्नोलॉजी, ड्रिप भी है, मिनी स्प्रिंकलर है, पाइपलाइन है, ये सब चीज़ें मैं पहले से कर रहा हूँ। दूसरा, मैंने सेड नेट भी लगाया था, तो वो भी प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन भी मैं करता था, और बागवानी भी है, वैल्यू एडिशन, ये सारी चीज़ें थी। तो मैं तो इसमें कोई नई चीज़ थी तो वही देखता था। बाकी मैंने वहाँ ये देखा कि इनको दुनिया क्यों देखने आती है, भाई ऐसा क्या है इनमें। अगर जो बड़े बड़े अपने आप को धुरंधर यूएस कहता है, रशिया कहता है, ऑस्ट्रेलिया मानता है, चीन मानता है कि भाई मैं कृषि एग्रीकल्चर सबसे बढ़िया और ज़्यादा करता हूँ, तो हमने कहा ये छोटा सा प्रदेश, मैं ताजुब मानता हूँ कि अपने जयपुर ज़िले का इतना ही क्षेत्रफल, जयपुर ज़िले का, इजराइल का, और इतनी पॉपुलेशन 85 लाख, जो अपने सिटी और ग्रामीण जोड़, और पानी अपने से बहुत कम, क्योंकि वहाँ तो समंदर है, खारा पानी वो तो अलग है। एक बरसात बहुत कम होती है वहाँ मैंने एक तो ये देखा कि पानी का सही उपयोग क्या है, रिसाइकिल। पानी हम बड़े बड़े वो उनके चैम्बर देख के आए कि ये रिसाइकिल कैसे करते हैं पानी को। और आप ये देखिए कि वहाँ पेट्रोल सस्ता और पानी महंगा, तो पानी की बड़ी समस्या थी वहाँ। मैंने ये देखा कि हर आदमी कमा के खाता है, अपने घर में एक कमाता है और 5 तो बैठे खाते हैं। सही बात। ये बहुत बुरा सेटबैक है अपने लिए, समझ में नहीं आती। लोग ताश खेलेंगे, हुक्का पाड़ेंगे, चुगली करेंगे, इधर घूमेंगे, उधर चाय पिएंगे, कोई मतलब नहीं है। क्यों डोल रहे हैं? विदेशी लोग अपने 40% जनता देश की झंडे उठाई डोलती है। सही बात। क्या मतलब है साहब? किसी के समझ में नहीं आ रहा। टाइम, वो ये कहते हैं टाइम इज मनी, समय धन। ये मैंने वहाँ सुना और मेरे दिमाग में क्लिक कर गया। ये आप 24 घंटे सबको मिलते हैं, कितना सोए, कितना वर्क किया, कितना आउटपुट आएगा, और यहाँ तो किसी को मतलब ही नहीं है।
तो खैर इसमें हम अगर थोड़ी बात करें तो जैविक खेती पे लोगों के लिए आपने बात कही है, तो सजेशन दर्शकों के लिए हम अगर बात करें तो क्या सजेशन रहेगी, क्या राय रहेगी? राय ये है आदमी अपनी ज़मीन को स्वस्थ कैसे रखे, और उसके लिए ये है कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर, जैसे अपने पदाड़ी निकलती है सरसों की तूड़ी, मैंने आज तक नहीं बेची, देते खाद में गड़ाता हूँ, कंपोस्टिंग बनाता हूँ, सबको बनानी चाहिए। अपने जितना भी भैंस का गाय का गोबर है खड्डे में डालना चाहिए। जो भी बाहर झाड़ रनी डूंकड़ा जो भी फसल अवशेष जिसको बोलते हैं वो सब उसमें डालने चाहिए बजाय जलाने की। हाँ, और उसमें पानी छिड़कते रहो, अपने आप गलता रहेगा और खाद बनता है। सब आ ही जाएगा। नहीं केचुआ चाहे मैं कंपोस्टिंग की बात कर अच्छा, उसमें वर्मी कंपोस्ट भी नहीं, सिर्फ कंपोस्ट भी कंपोस्ट भी कर लो आप। वर्मी कंपोस्ट करना तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये लेकिन वही बात है कि पदाड़ी बेच लो, फला कर लो, ये अपने तूतड़े जो बाजरे के निकलते हैं उसे सिट्टे के उसको भी जला देते हैं। क्या तो कुछ भी हो, ये लोग तो सब कुछ ही जलाते हैं। तो सजेशन ये नहीं जलाना चाहिए, इसका खाद बना के वापस जमीन को देना चाहिए। आप ये मानो बाजरा बढ़ता है 6, 7, 8 फुट जमीन से तो लेके बढ़ता है, अपन बाई क्या देते हैं उसको जमीन को। ये जब समझ में आ जाएगा कि बैंक में जब भी पैसा मिलेगा जब अपने खाते में होगा, सही बात। जब आपने उसमें जमा ही नहीं कराया, निकालते रहे तो जीरो बैलेंस, वो हो जाएगा धरती। ठीक है, तो उम्मीद है कि दर्शक सुन रहे हैं तो वो इन बातों को, जो किसान भाई लोग हैं वो इन बातों को अपने जेहन में रखेंगे बिल्कुल, और इनसे समझेंगे, सोचेंगे, इसके बारे में सोचें अगर आप कितना अच्छा कर रहे हो या कितना गलत कर रहे हो। ठीक है, आप आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जा रहे हो, क्या दे के जा रहे हो? परंपरागत खेती और आधुनिक खेती, हाँ, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हो? नहीं, परंपरागत देखो, आप अपने देश का ही दुर्भाग्य है, मैं आपको बताऊं। आज अपने ये निश्चित बात है कि 70-75 तक अपने पास खाने का अनाज नहीं था। हरित क्रांति आई, लेकिन अपने 85-90 तक काफ़ी सरप्लस हो गए थे। उस टाइम सरकारों का ध्यान बदलना चाहिए था, विविधता यानी कई तरह की खेती करानी चाहिए थी, और इसके साथ साथ वैल्यू एडिशन सिखाना चाहिए था, जिसकी आज भी बहुत ज़रूरत है। आपने गेहूँ बोया, एक तो ऐसे का ऐसा ही बेच दिया, एक आपने क्लीनिंग, ग्रेडिंग, छोटी पैकिंग कंज्यूमर को बेचा सीधा, अलग प्रॉफिट हुआ। आपने उसका आटा बना के बेचा, अलग प्रॉफिट हुआ। ये चीज़ें नहीं सिखाई। आज भी जो ग्राम सेवक आता है तो वो कहता है कि ये बीज बढ़िया आ रही है, खाद बढ़िया आ रही है, दवाई बढ़िया। वो जो जिसकी ज़रूरत नहीं है 50 साल पुरानी बातें आज गा रहा है। बदलाव क्या हुआ? हमने इसको बड़े बड़े उस प्लेटफार्म पे उठाया है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपको वक्त के साथ, बदलाव के साथ साथ नवाचारों को शामिल तो करना पड़ेगा। विदेशों में क्या होता है कि नई क्रॉप मान लो इंट्रोड्यूस की, फलदार पेड़ों की मान लो उन्होंने की, तो वो उस दिन से ही किसान को ये समझाते हैं कि इसका इतने दिन में तो फल आएगा, ये पकेगा तो ऐसा कलर चेंज होगा कि ये इसकी साइज चेंज, वो बताएंगे। उसको बताएंगे कि इसको स्टोरेज यहाँ होगा, उसको बताएंगे कि इसका वैल्यू एडिशन ये होगा, वो बताएंगे कि इसकी मार्केटिंग ऐसे होगी। तो आपका कहने का मतलब है कि एजुकेशन होना चाहिए किसानों के लिए। बिल्कुल, और किसान की भी रुचि होनी चाहिए। किसान की भी रुचि होनी चाहिए। भाई नहीं था, हमने ढूंढा किया, पूरे देश में गया हूँ मैं, तो ये किसान की भी रुचि होनी। आजकल जो बेरोजगार है ना, उनके लिए बहुत बड़ा काम है ये बात। एग्रीकल्चर में मैं 50 नहीं तो 30 ऐसे काम बता दूं जो हर कोई कर सकता है, लेकिन करना ही नहीं चाहता। सब कहेंगे तैयारी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, होना जाना कुछ नहीं है। नौकरियां वैसे ही सरकार कम कर रही है। आजकल क्रीम की ज़रूरत है, दही छाछ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्रीम की ज़रूरत, सही। तो उनको ये चाहिए कि अपना छोटा मोटा गृह उद्योग करें। फैक्ट बात है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ ये कि हाइब्रिड बीजों को और स्वदेशी बीजों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, हाइब्रिड पैदा बढ़ाने का तरीका है, न्यूट्रिशन नहीं है। न्यूट्रिशन
परंपरागत या देसी जो बीज हैं उनमें पैदा कम होती है लेकिन न्यूट्रेट है। और आजकल क्वालिटी फूड का ज़माना धीरे धीरे बढ़ रहा है वापस। क्योंकि जो बीमार हो लिए ना, जिनको पैसे से कोई इलाज नहीं हो सकता, वो खान पान सुधार रहे हैं, आने वाली पीढ़ी का भी सुधार रहे हैं, वो अच्छा खाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इन बीजों को प्रिजर्व करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए। क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूँ कि बहुत सारे बीज तो शायद विलुप्त हो चुके हैं। तो इनको कहीं ना कहीं इनका संरक्षण करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, एक सवाल हमारा ये है आपसे कि अभी फिर से किसान सड़कों पे हैं, तो इनको लेके जैसे अभी डल्लेवाल साहब हैं, उनकी भी हालत काफ़ी नाजुक है। तो किसान भले, अभी हम ये नहीं कह सकते कि जैसे कुछ लोगों का अलग अलग राय है इसमें। देखो, कुछ लोगों का कहना है कि यार ये कुछ नहीं, इनको तो कोई फंड दे देता है, आके सड़क पे बैठ जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जेन्युइन रीज़न है इसलिए जाके वहाँ पे बैठ रहे हैं। देखो, मैं क्या यानी महसूस करता हूँ या क्या जितनी मेरी समझ है, वो पता नहीं, मेरी गलत भी हो सकती है, मैंने लेकिन हाँ, अपनी एक राय है उसमें। एक तो अपने पास चावल और गेहूं सरप्लस है बहुत ज़्यादा देश में, FCI में। अच्छा, इनको फसल में बदलाव करना चाहिए। जब ऑलरेडी सरप्लस है जिसमें, तो कुछ बदलाव करना चाहिए। और वो किसान ही करेगा। अपने देश में दो चीज़ों की कमी है, एक तो दलहन की और एक तिलहन की। जो बाहर से अपन इंपोर्ट करते हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए। ये सरकार की मंशा है, इससे मैं 100% सहमत हूँ। तो ये एक वक्त पे तो दलहन होता था हमारे देश में, नहीं उस टाइम, आज की बात कर रहे हैं ना अपन तो, लेकिन इन लोगों ने कम किया कहीं ना कहीं। ये वो गेहूं की तरफ भग गए, वो चावल की तरफ भग गए। सही बात। यानी क्योंकि वहाँ पानी की तो कमी नहीं है। अब अपने राजस्थान जैसे सरसों पैदा में 1 नंबर है देश में, तो उसका ज़्यादातर रीजन में वो कम पानी मानता हूँ। वाटर लेवल कम हुआ जमीन का, तो वो सरसों में चले गए, 2 पैसे ज़्यादा कमाते हैं। सही बात। तो मेरा किसानों से ये सुझाव है कि आप पहले अपने खेती में बदलाव करिए और आप खुद ये सोचिए कि आप धरती को बिल्कुल स्वस्थ रखते हुए कैसे ज़्यादा पैदा लेते हैं। इन दोनों फसलों से ज़मीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इनकी गांठों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन, हमने पढ़ा है। तो ये बदलाव तो किसान को ही करना है, ये तो उसी की ड्यूटी है। सरकार, मैं ये मानता हूँ, कोई कुछ नहीं करेगी। सरकार कुछ नहीं करेगी, करेगा किसान। इसलिए क्योंकि उनकी प्रायोरिटी में किसान नहीं है। मुख्य बात यह है कि प्रायोरिटी में जब किसान है ही नहीं, तो वो क्यों ही करेगी। वो उनकी प्रायोरिटी में तो बिजनेसमैन है, वो रेवेन्यू ज़्यादा देते हैं और वो उनको ही वो सरकार सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है। किसानों को तो ये समझो कि आधा पैसा भी कुछ नहीं मिलता। तो आपका तो सजेशन इसमें ये है कि किसान को खुद से ही स्टेप लेना पड़ेगा, वो फायदे में रहे, तभी फायदे में रहेगा। आप खेती में बदलाव करिए। आप वो ही पैटर्न पे क्यों जा रहे हैं कि गेहूं कर लो और चावल कर लो? ये तो बहुत सरप्लस है अपने देश में। ये फैक्ट बात है। तो अभी हम वहाँ का देखेंगे, उससे पहले एक लास्ट सवाल जो आसपास के लोगों का है कि न्यूज़ में हर जगह ये आ रहा है कि आप करोड़ों रुपए इस खेती से कमा रहे हैं। ये तो ये बताइए। देखो, मैं नहीं, ये मैं इसको सही नहीं मानता। ये तो जो प्रचार कर रहे हैं वो किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि ये है क्या एक्चुअल, एक तो हम घर में कोई बेरोजगार नहीं है, जो मुख्य बात है, और जो आसपास की गरीब महिलाएं, विधवा महिलाएं, उनको रोजगार दे रहे हैं 20-30 को। क्या बात है। उसमें खुशी है। वही 2 रोटी हम खाते हैं, वही 2 रोटी सब खाते हैं, वही हम तो बिल्कुल सिंपल हैं, कहीं कोई नहीं। ये सब प्रचार है वो जो सिर्फ किसानों का मनोबल बढ़ा। लेकिन इसमें देखो, अगर वो मनोबल बढ़ा रहे हैं, उसमें झूठ भी नहीं है, उसमें सच्चाई ये है कि इससे मुनाफा भी हो रहा है। हाँ बिल्कुल, आपको भी मुनाफा है। परंपरागत खेती करते थे, उससे हम बहुत अच्छा कमा रहे हैं, और ये नुकसानदायक भी नहीं है ना। और इस पूरे जो आपका बिजनेस है, इसमें डिपेंडेंट कई लोग हैं, कई लोगों का घर चल रहा है। और बताऊं मैं आपको एक एग्जांपल ही, जिस जगह अपन बैठे हैं ये तकरीबन 1 हेक्टेयर जमीन है। अच्छा। इसमें मैंने 325 पेड़ तो लगा रखे हैं आंवले के। अच्छा।
और मैंने 150 पेड़ लगा रखे हैं बाउंड्री पे। बेलपत्र नहीं दिख रहा है इधर भी, दिख इधर रहा भी है, चारों हाँ। तरफ। अब ये मैं इसको, हालांकि हमारा तो खुद का प्रोसेस है, लेकिन वैल्यू हम रॉ मटेरियल की भी आंकते हैं सही बात है। भाई। वैल्यू तो हम आंकते हैं ना रॉ मटेरियल की। बिल्कुल। तो इसमें बगैर कोई ज़्यादा खर्चा किए, खर्चा कुछ नहीं है भाई। बरसात में तो घास उगता है तो हम इसका ग्रीन मैन्योर कर लेते हैं हैरो चला के, तो खाद हो जाता है। थोड़ा हम वो कंपोस्टिंग खाद डालते हैं। ज़्यादा इसमें कोई रोग भी नहीं लगता और ज़्यादा कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। दवाई की ज़रूरत हो तो हम पेस्टिसाइड नीम आग धतूरे का ही बना लेते हैं। अच्छा, इसी का बना लेते हो। तो ये जो आंवला लगा हुआ है इसमें कोई भी आप पेस्टिसाइड, कोई केमिकल नहीं है। और हम कम से कम भी भाव माने तो 4 लाख की पैदा मानते हैं खेत से। अच्छा, बताओ। 1 बीघा 1 लाख रुपए। वाह जी वाह। और मैं ये किसानों की समस्या देख के, आप उसको रिकॉर्ड करना, मैंने एक नर्सरी बनाई है, किसान समृद्धि नर्सरी। और उसमें मैंने ये तय किया कि मैं जिस किसान को पेड़ दूंगा फलदार औषधि, उसको पूरी चीज समझाऊंगा। वाह। ये इतने दिन में फल देगा, ये ऐसे पकेगा, आप इसका वैल्यूएशन करो तो ये कर सकते हो, सीधा बेचो तो वहाँ बेच सकते हो। ये मेरा मन है। अगर मैं, क्योंकि ज़्यादा उम्र बची नहीं है, तो इस ज्ञान को जितना बांट के जाए ना उतना मैं, मेरा सौभाग्य मानता हूँ। वाह साहब, बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छी अच्छी बातें करी। और मैं मेरे दिल से ये बात कह रहा हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपकी प्रशंसा किन शब्दों में करूं, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो, भले ही आपकी उम्र 76 के आसपास हो गई है, लेकिन आपसे जो लोग एजुकेशन लेंगे, भले ही वो सोशल मीडिया के थ्रू लें, आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट में लें, लेकिन मुझे ये लगता है कि एक बदलाव होगा। नहीं, होना चाहिए। मेरी भी मैं तो अब ये मानता हूँ कि मेरे से किसी एक का भी 1%, आधा %, 1/4% बदलाव हुआ और नफ़ा हुआ तो मेरा जीवन सफल होगा। नहीं साहब, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो, इसके लिए आप बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद के पात्र हैं। मैं पर्सनली अगर बात करूं तो ठीक है, हम बाकी भी उसका करते हैं। ये यूपी से कर रहा है मेरे को फ़ोन। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ से ये अपने हार्वेस्ट करने के बाद में ये इस होद में आंवला डाल देते हैं, जिससे ये धुल भी जाता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है और ये सर्दियों में 10-15 दिन ख़राब भी नहीं होता है। अच्छा। फिर इसको अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए ले जाते हैं। तो जैसे कैंडी बनानी हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैंडी बिकती है, तो इसको इन भगोनों में उबाल लेते हैं। उबालने के बाद इसको इन ड्रमों में ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद ये महिलाएं छील लेती हैं इनको। छीलने के बाद फिर दोबारा इनको धो लेते हैं। अच्छा, ये इधर छिलाई का चल रहा है? हाँ, ये मैनुअली होती है, क्योंकि मशीन में तो ये जो फाके हैं ये दब जाती है, मशीन छीलती है तो। अच्छा। तो ये सब मैनुअली होता है। ठीक है। फिर इनको ड्रम में जैसे धो करके और फिर इनमें शुगर लगा लेते हैं। शुगर? हाँ। वो कैसे होगा? वो इनमें जैसे पानी ढाल के और ऊपर 40% शुगर डाल देते हैं, साबुत शुगर ही। और फिर वो क्या है, 3-4 दिन में चाशनी हो जाती है। फिर उसकी ब्रिक्स नाप के और फिर उसमें और शुगर डाल देते हैं। 2 बार में जितनी फाँकें उतनी चीनी डाल देते हैं और वो हफ्ते 10 दिन में बिल्कुल मीठी हो जाती है। अच्छा। जो मैं आपको अंदर दिखाऊंगा ड्रम जहाँ शुगर लगी हुई है। तो ये सब इधर क्या चल रहा है इसमें? ये आंवला ही है। ये पिक्की आंवला ही है ना। ये बारीक आंवला है जिसको स्टोर कर लिया पानी में। अच्छा। तो इसका क्या है कि वो सुखा देंगे इसको। ये ऊपर से फर्मेंटेड हो रहा है? हाँ, ये फर्मेंटेशन हुआ है। अच्छा, ठीक। हाँ, ठीक है साहब, अपना नाम बता दो आप। या पिंकी बता देगी? बबली। कौन को मन राजी हो जाए। कब से कर रहे हो आप यहाँ? कई साल हो गए मैं करते हैं यहाँ पे। कई साल हो गए? हाँ। तो कंटिन्यू काम होता है या कंटिन्यू चलता रहता है? कंटिन्यू चलता रहता है। हाँ। तो एक तरह की नौकरी हो गई है? हाँ, नौकरी हो गई। तो पर डे के हिसाब से या मंथली? तो मंथली है, पर डे के अच्छा हिसाब से। अच्छा। तो ये तो अच्छा है ना, ये रोजगार आपको मिला हुआ है। बिल्कुल अच्छा है। तो कितने लोग आप काम करते हो यहाँ? तो करते हैं 10-15 लोग। 10-15 लोग।
आसपास से ही है आप लोग, तो ये रोजगार आप लोगों को मिला हुआ है। हाँ। तो ये बहुत अच्छी बात। आचार आप भी बनावा को ना। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल सही, सही बात है। इनमें शुगर डाल रखी है अच्छा और ये धीरे धीरे मीठे होते रहते हैं। ठीक है, जैसे ये करीब करीब फाइनल हो गई फाइनल है। तो इसको झाड़ेंगे और झाड़ने के बाद में इसको ड्रायर में सुखा देंगे। अच्छा इसको झाड़ने में ड्राई है, ठीक है। ड्रायर बाहर बाहर। तो ये हो गया यहाँ का प्रोसेस। हाँ ये पैकिंग है, ये पैकिंग है और ये तो ऑनलाइन अमेजोन की ऑनलाइन। अच्छा ये ऑनलाइन जाता है हाँ ऑनलाइन ज़्यादातर ऑनलाइन जाता है, ऑफलाइन भी जाता है, बल्क सप्लाई है हमारी। अच्छा हम 80 टन 75-80 टन करते हैं आंवले का प्रोसेस, और चीज़ों का भी बील का भी कर लेते हैं। ये कुछ मुख्य अवार्ड लगाए हैं मैंने। ये मेरे को चंडीगढ़ में 2004 में मिला था। सबसे पहले ये था। हाँ। अच्छा फिर ये 10 में जब अपनी राजस्थान सरकार चालू हुई वो किसानों को सम्मानित करते हुए, तो ये गहलोत जी ने किया था मेरे को, वो शरद पवार ने किया था। ठीक है। बाकी ये वो इंटरनेशनल अवार्ड है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, मुझे भी खेती विश्व महाकुंभ में अच्छा नोएडा में मिला था मेरे को। ये अपने वेंकैया नायडू जी ये जयपुर में दिया इन्होंने। ये मेरे स्टॉल पे आई थी, मुख्यमंत्री थी जब वसुंधरा जी, ये 8,000 का सामान खरीद के ले गई। अच्छा हाँ, जब आप स्टॉल वहाँ लगाते थे। हाँ ये कोटा में लगाया था मैंने, ये जयपुर में लगाया था। तो ये गहलोत जी मेरे से सारी चीज़ें चर्चा करके गए और बड़े खुश हुए। क्या बात है। ये हमारे छात्रावास में मेरे को सम्मानित किया था कोटपुतली। अच्छा नहीं जाट दो। ये पॉलीटनल ड्रायर है, नेचुरल है, रनिंग कॉस्ट 0 है इसकी। हीट नेचुरल है इसमें, सूर्य की उससे ही। तो ये मीठा हो गया होगा अब। हाँ अब खा के टेस्ट करो। अच्छा ये जैसे कई बार क्या होता है काला पड़ जाता है, वो खराब होता है या कोई ऐसी कोई नहीं, दिक्कत नहीं? वो काला पड़ता है जब लोहे के टच होता है ना, तब। अच्छा वरना काला नहीं पड़ता। ये ऐसे बेल लगा रखे हैं। हाँ ये हाइब्रिड बेल हैं, वो नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के NA5 हैं। इनमें कांटा नहीं है, आप ये देखिए। देसी बील में जो कांटे आते हैं ना, वो नहीं है इसमें। इसमें नहीं है। बहुत अच्छी बील है, अच्छी वैरायटी के, गूदा खूब है, कवर कम है। हाँ ये हाइब्रिड वैरायटी है। हाइब्रिड। और ये मैं नर्सरी में भी बेचता हूँ, ये सारी चीज़ें। आंवला भी बेचता हूँ मैं, सारे क्वालिटी बेच। नींबू भी बेचता हूँ, सारी आलू किलो करेंगे उबाले से। दो वैसे फिर रांधे से सीधे बाग लाग रहे जो। ये भी ट्रेनिंग चलाई मैंने 3 साल। अच्छा ठीक है। तो अच्छा ये है नर्सरी। हाँ जी। ये कागजी नींबू हैं 12मासी। अच्छा ये 12मासी है। हाँ तो जो देसी नस्ल है वो कागजी। हाँ कागजी है। अच्छा सबसे महंगे यही बिकते हैं। सबसे इसके। महंगे ये। हाँ और ठीक है। ये बेलपत्र की पौध तैयार की है मैंने। अच्छा ये इसको ग्राफ्टिंग कराऊंगा जुलाई उसमें, जून में। अच्छा इसकी ग्राफ्टिंग होगी। हाँ ग्राफ्टिंग होगी, क्योंकि अपने पास वो मात्र वृक्ष तो हैं ग्राफ्टेड। अच्छा तो वो उनसे कलम लेके ग्राफ्ट कर देंगे। ग्राफ्ट हो जाएगा। सही। वो कुछ मैंने, क्योंकि ऑफ सीजन है, नीम लगा रखे थे, कुछ ही आम लगा रखे हैं, इनकी भी ग्राफ्टिंग होगी। कुछ ही नीम में ग्राफ्टिंग क्यों लेकिन? नहीं, ये नीम ग्राफ्ट नहीं होंगे। हाँ ये तो देसी नीम है। आम की बात कर रहे हो? आम की। अच्छा क्योंकि ये ट्रायल है अब शुरू से ही। ठीक है। ये वाले भी कागजी है ना? हाँ कागजी हैं सारे कागजी। एक ही वैरायटी है। ठीक है। हालांकि मैंने मात्र वृक्षों में तो नागपुर से भी मंगाए हैं। अच्छा जो सिट्रस सेंटर है उसका 7 और 8। ठीक है। ये औषधीय पौधे हैं। ये औषधि है। हाँ ये करी लीव है, ये हाँ मीठा नीम जी बोलते हैं। उधर वो कुछ मोरिंगा के पेड़ हैं। अच्छा। और मोरिंगा के भी मैंने तमिलनाडु से मीठे वाले। मोरिंगा है। हाँ
ये अभी सूख गए या फिर ये नहीं, ये पत्तियां फूटेंगे, इसके एक दिन अच्छा। ज़्यादा की चपेट लग गई सर्दी की। अच्छा, तो फूट जाएंगे वापस। हाँ, ठीक वापस फूट है। ये आपने बताया औषधीय प्लांट है ये? ये इसका नाम मैं भी भूल गया। अच्छा, ये अगर अपन पहले जैसे खेत में उगता था ना, ऐसा ही कुछ उगता था, आजकल तो वो है नहीं, ऐसा नहीं, ये कुछ क्या है? अलग चीज़ है। ये अलग है कुछ। हाँ, ये विदेशी सीड है। अच्छा। ये इसकी दवाइयाँ बनती है हार्ट के लिए। ओह, तो हमसे एक दिल्ली की पार्टी ने लगवाए थे प्लांट, ये कुछ बच गए जो रख लिए हमने। अच्छा, ये उन्होंने दिए थे। हाँ, बीज उन्होंने दिया था, सीड। ठीक है, ठीक है। तो अपने मोरिंगा, आंवला, मैंगो ये वाला है? मैंगो नहीं, मैं ICR से लाया हूँ 13 तरह का आम, जो अच्छा, अलग छोटी अलग है। साइज के। छोटी साइज के आम, हाँ, जो समझ गया। हाँ, और जो नहीं, पेड़ छोटी साइज का पेड़ ही बनेगा। छोटे साइज का आएगा। हाँ, समझ और वो उसमें सालाना फल देगा। गया। सालाना देखा। हाँ, ठीक। ये सब चीज हाँ दिखा हाँ, दूँ वो सर। जैविक खाद का दिखाओ साहब। अच्छा, इसमें सारा ये हमारा कंपोस्ट है। अच्छा। और इसमें पानी भी देता रहता हूँ, गोबर भी डलता रहता है, एग्रो वेस्ट भी डलता रहता है। और ये खाद, ये 3 फुट गहरा है और ये कोई 15 फुट लंबा और 15 फुट चौड़ाई पे है। तो अच्छा, इससे बहुत अच्छा खाद बन जाता है। हाँ, ठीक है। खादा है। फिर ये कितने दिनों में निकालो आप इसको? ये इसको मैं तो साल में 2 बार ही निकालता हूँ। 6 महीने में? हाँ। ठीक है। बाकी ज़रूरत हो तो 3 महीने बाद, ज़्यादा ज़रूरत तो डीकम्पोजर डाल के इसको 2-1 महीने में भी तैयार किया जा सकता है। अच्छा, ये है। ठीक है। ये मैंने नर्सरी के मदर प्लांट लगा रखे हैं, जिनका प्रोटेक्शन कर रखा है अभी तो अच्छा, ये सर्दी के हिसाब से? सर्दी के हिसाब से। अच्छा, बाकी PKM1 मोरिंगा लगाए हैं, ये अभी जुलाई में लगाए थे। देखो कितने बड़े बड़े पेड़ हो अच्छा, गए। ये वो मोरिंगा है जिसमें छोटे पत्तियां खूब आती हैं? हाँ, और फल भी मीठा आता है। अच्छा, फली जो कड़वा आएगी फलियाँ नहीं आएंगी। अच्छा, ठीक है। ये अभी जुलाई में लगाया, देखो इसके ये फूल भी आना चालू हो गया। मेरे पास भी मैंने जुलाई में मोरिंगा लगाया। हाँ। मेरे पास जो मोरिंगा है वो एकदम सीधे जा रहा है, नीचे पत्तियां नहीं है और इसमें काफी पत्तियां ये हैं। वैरायटी का फर्क है, ये तमिलनाडु की वैरायटी है। वैरायटी अलग है। हाँ, ठीक है। और इसमें तो देखो फल भी आ गया है ना? हाँ, फूल आ गए। फूल आ गया है। हाँ, ठीक, पत्ता भी थोड़ा लगे उससे। हाँ। तो ये सबसे अच्छी वैरायटी मानी जाती है। अच्छा, तो वो देखो, वो भी मैंने जुलाई में लगाया था, वो कितना बड़ा पेड़ हो गया, ये हो गया। ऐसे मैंने 100 पेड़ लगाए हैं अभी तो खेत 100 में, मोरिंगा के? मोरिंगा के। वाह। और अब इसमें मार्च में और लगाऊंगा मैं। मार्च में हो लगा? हाँ, ठीक। चलो, और ये क्या चीज़ है? ये गन्ने ये के वो जैसा? है नेपियर घास। अच्छा, घास है ये? हाँ, नेपियर घास। ठीक। कैलाश जी, बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी। और ना सिर्फ आंवले की बात है इसमें, आपने तो अलग अलग वैरायटी के पौधे लगा रखे हैं और नर्सरी भी दिखाई आपने। और अभी भी आप ग्रेजुअली चीज़ों पे काम कर ही रहे हैं कि और अच्छी क्रॉप कैसे तैयार की जा सकती है। बिल्कुल अच्छी वैरायटी। और नर्सरी में मैंने ये किया है कि पूरे देश में कहाँ पर कौन सी चीज़ सबसे बढ़िया है, वहाँ से आप लेके आ रहे हैं। हाँ। तो ये हमारी एक बहुत अच्छी कन्वर्सेशन, एक ज्ञानवर्धक कन्वर्सेशन ये रही। तो मुझे उम्मीद है कि दर्शक जो लोग देख रहे हैं वो ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीख ज़रूर लेंगे, जितनी मेरी सोच है। और आपने टाइम दिया, समय दिया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। नहीं, बिल्कुल, बहुत-बहुत मुझे भी धन्यवाद। खुशी होती है कि भाई आप जैसा किसानों को जागरूक करोगे तो उनका भी फायदा होगा जी। और वो खुशहाल बने, यही मेरी प्रार्थना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम। और दर्शकों, आपके लिए भी यही कहना है कि आप इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दें, ना कि जो आजकल यूट्यूब पे या अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पे जो वाहियात चीज़ें चल रही हैं उनको बढ़ावा ना दे के ऐसी चीज़ों को आप बढ़ावा दें जो हमारे सामाजिक स्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत बनाती हो, हमारी दैनिक जीवन जो हमारा है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाते हो। ऐसी चीज़ों को आप बढ़ावा दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियोज़ को दूसरे लोगों तक पहुँचाओ, तो बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार, राम राम।